वेलकम टू ऑल। फैन लॉस के बाद अब हमें फैन के परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने हैं। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि फैन के दो पैरामीटर्स कौन से होते हैं। दो पैरामीटर्स मतलब सपोज करिए आप कोई पंप खरीदने जा रहे हैं, वाटर्स जो अपने टंकी में पानी चढ़ाते हैं वो वाले पंप। तो पंप खरीदने जाते हो तो आप सबसे पहला स्पेसिफिकेशन क्या बताते हो कि हमें पंप क्या चाहिए, उसका क्या एफिशिएंसी बताते हो कि हमें एफिशिएंसी इतनी होनी चाहिए पंप की, या इतना हेड। हमें तो सबसे पहले सिर्फ यही बताना होता है ना कितने हॉर्स पावर का अपने को क्या चाहिए, पंप चाहिए। ये मेन पैरामीटर हो गया। तो उसी तरीके से जो अपने फैंस रहते हैं उसके दो मेन पैरामीटर्स होते हैं। पहला एयर फ्लो, दूसरा स्टैटिक प्रेशर। एयर फ्लो हमने आपको बताया, इट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ फैन कैन डिलीवर पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है फैन डिलीवर कर सकता है। और स्टैटिक प्रेशर मतलब स्टैटिक प्रेशर रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी ऑफ फैन टू पुश एयर अगेंस्ट रेजिस्टेंस। अब फैन काम कर रहा है तो उसके अपोजिट में कोई रेजिस्टेंस होगा, तो जितना ज्यादा स्टैटिक प्रेशर होगा वो उतने ज्यादा रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम कर सकता है, उतने ज्यादा एयर को पुश कर सकता है उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, तो स्टैटिक प्रेशर। तो इन दोनों से ही फैन की अपन लोग मेन पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं। अब ये दोनों जो रहते हैं एक दूसरे के बिल्कुल क्या रहते हैं, इनवर्स रहते हैं। हायर स्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है कि फैन जो है हाई डेंसिटी एरिया में, जहां पे बिल्कुल क्लोज्ड स्पेस हो, रास्ता क्लियर ना हो, रेजिस्टेंस हो, वहां पे भी एयर को क्या कर सकता है, वो पुश कर सकता है। सो मैक्सिमम एयर फ्लो कब होगा, मैक्सिमम एयर फ्लो तब होगा जब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा फैन के, ना इनलेट पे ना ही आउटलेट पे। इस डायग्राम पे लेफ्ट साइड में आप देखिए कि मैक्सिमम एयर फ्लो आपको दिखाई दे रहा है, फैन है, इसके ना इनलेट पे पीछे तरफ कोई रेजिस्टेंस है, ना ही जहां से वो डिलीवरी कर रहा है उसके आउटलेट पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन रहेगी तभी अपना फैन क्या करेगा, मैक्सिमम एयर फ्लो क्या करेगा, डिलीवर करेगा। when there is no obstruction in the inlet and outlet sides of the fan। ये तो बात हो गई कि एयर फ्लो मैक्सिमम कब होगा। अब स्टैटिक प्रेशर मैक्सिमम कब होगा, स्टैटिक प्रेशर मैक्सिमम तब होगा, स्टैटिक प्रेशर मतलब सामने जहां पे डिलीवरी कर रहा हो वहां पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो जितना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा स्टैटिक प्रेशर अपने को चाहिए होगा। तो हम ऐसा ना करें कि जहां फैन लगाए पूरा एरिया उसको बंद कर दें, फैन को एक क्लोज डक्ट में लगा दें जहां पे उसका आउटलेट क्या हो, एकदम कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो, जो कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन अपने को मैक्सिमम कंडीशन करने के लिए देखनी पड़ेगी। तो हमने फैन को बिल्कुल क्लोज डक्ट पे लगा दिया जहां पे उसका आउटलेट क्या है, मैक्स बिल्कुल कंप्लीटली क्लोज्ड हो। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो फैन है राइट साइड वाले में, कि जो फैन है, फैन लगा है क्लोज डक्ट में, उसका आउटसाइड आउटलेट क्या है, पूरा क्लोज्ड है, मतलब टोटल ऑब्स्ट्रक्टेड है। तो इस कंडीशन में अपने को क्या है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस है एयर फ्लो करने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो फैन का स्टैटिक प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होगा। अब इसमें फैन के स्टैटिक प्रेशर और एयर फ्लो के बीच एक कर्व बनता है, यहां पे अपन लोग लिखते हैं स्टैटिक प्रेशर, यहां पे अपना एयर फ्लो। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एयर फ्लो मैक्सिमम है, एयर फ्लो मैक्सिमम कब है, जब पूरा आउटलेट क्लियर है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, मींस स्टैटिक प्रेशर जीरो है। जब रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है तो स्टैटिक प्रेशर जीरो हुआ, तभी एयर फ्लो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर, तो एयर फ्लो इस पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ। अब स्टैटिक प्रेशर मैक्सिमम कब होगा, स्टैटिक प्रेशर मैक्सिमम तब होगा जब हमने बताया कि फैन को एक कंप्लीटली क्लोज्ड एरिया में लगा दिया जाए जहां पे आउटलेट क्या हो, कंप्लीटली क्लोज्ड हो, बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्टेड हो। अब ऐसे आउटलेट तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इस तरह की कंडीशन में क्या होगा कि स्टैटिक प्रेशर मैक्सिमम होगा, लेकिन एयर फ्लो कुछ होगा क्या, एयर कुछ फैन डिलीवर कर पाएगा, नहीं। तो जब एयर फ्लो जीरो होगा तब स्टैटिक प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये दो अपने को एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल गए, ये दो अपने को क्या मिल गए, एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल गए। ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक प्रेशर वर्सेस एयर फ्लो का। तो जो फैन होगा वो इसी रेंज में क्या होगा,
ऑपरेट होगा। ठीक है, इसी बीच में ऑपरेट होगा, ना इस पॉइंट पे होगा ना इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट पे जाएगा अपना ऐसा कोई जहाँ पे लगाते नहीं जहाँ पे स्टैटिक प्रेशर 0 हो, और ऐसी जगह फैन कहीं लगाते नहीं जहाँ पे टोटली ऑब्स्ट्रक्टेड हो। तो इस कर्व को अपन लोग पी क्यू कर्व कहते हैं, या पी मतलब प्रेशर और क्यू मतलब एयर फ्लो, या फैन कर्व भी इसको कहा जा सकता है। अब ये जो शेप है पी क्यू कर्व का चेंज हो जाता है जब अगर फैन की स्पीड, ये किसी पर्टिकुलर स्पीड के लिए, पर्टिकुलर आरपीएम के लिए अपन ने डिसाइड करी है, अगर इसका शेप थोड़ा सा चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड। ठीक है, अब इसके बाद फैन की कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। तो फैन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज अ कर्व जो कि फैन की परफॉर्मेंस को डिपिक्ट करता है अंडर स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशन। अब फैन जो है, ये कर्व जो है अपन लोग कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव करते हैं। फैन को अपन ने चलाया, अलग अलग सेट ऑफ कंडीशंस में रन कराया, उसमें देखा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अभी अलग अलग सेट ऑफ कंडीशंस में ये क्या होते हैं, ये फैन कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना के देते हैं अपने को, किसके किसके बीच में, बिटवीन द इंटर रिलेटेड पैरामीटर्स ऑफ द फैन। फैन के इंटर रिलेटेड पैरामीटर्स कौन से हो गए, जैसे कि कितना एयर डिलीवर कर सकता है, वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना स्टैटिक प्रेशर है, कितनी फैन स्पीड अपने को है, और कितना ब्रेक पावर चाहिए अपने को उसको ड्राइव करने के लिए। तो ये सब क्या है, इंटर रिलेटेड पैरामीटर्स हैं, एक को बढ़ाने से दूसरा कुछ कम ज़्यादा कांस्टेंट रह सकता है। तो इन इंटर रिलेटेड पैरामीटर्स के बीच में जब फैन की परफॉर्मेंस अपन लोग चेक करते हैं, फैन को अलग अलग कंडीशन में रन करा के, तो अपने को जो कर्व मिलते हैं, जो प्लॉट होता है इनके बीच में, उसे बोलते हैं फैन परफॉर्मेंस कर्व। तो फैन की कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स क्या है, फैन की परफॉर्मेंस बताते हैं जो कि उसके इंटररेटेड पैरामीटर्स के बीच में एक ग्राफिकल प्लॉट होता है। ग्राफिकल प्लॉट कैसा होता है हम देखते हैं। इस तरफ आपका रहेगा स्टैटिक प्रेशर, इस तरफ आपका Q, और इस तरफ आपका रहेगा क्या, ब्रेक पावर। सबसे पहले ये फैन कर्व, सबसे इंपॉर्टेंट कर्व यही रहता है, ये आपका कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ये आपका फैन कर्व हो गया। उसके बाद सिस्टम रेजिस्टेंस कर्व जो हमने आपको फैन लॉस में बताया था, वो कैसा रहता है, सिस्टम रेजिस्टेंस कर्व। सिस्टम रेजिस्टेंस कर्व आपका रहेगा लगभग ऐसा। इसके बाद एक कर्व और रहता है पावर कर्व। पावर कर्व ये आपका पावर कर्व, ये वाला आपका फैन कर्व, ये परफॉर्मेंस कर्व भी कहते हैं इसको, सिस्टम रेजिस्टेंस कर्व। और ये पावर कर्व, ब्रेक पावर। अब ये परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है किसी भी पर्टिकुलर फैन का। अब कोई कोई परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो रहते हैं उसमें इफिशियंसी कर्व्स भी रहते हैं। तो इफिशियंसी कर्व्स ऐसे रहते हैं। तो ये वाला आपका क्या हो गया, इफिशियंसी कर्व। तो ये मेनली 4 कर्व्स जो रहते हैं फैन को डिसाइड करते हैं। अब सपोज करिए कि अपन फैन स्टार्ट करें, तो ऑपरेटिंग कंडीशन क्या रहेगी। ऑपरेटिंग कंडीशन मतलब वहां पे कुछ सिस्टम रेजिस्टेंस भी रहेगा, कुछ स्टैटिक प्रेशर भी रहेगा, और एक पर्टिकुलर मास फ्लो रेट भी रहेगा। तो अपन लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि फैन किस कंडीशन में वर्क कर रहा है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है किसका, सिस्टम कर्व और स्टैटिक प्रेशर कर्व का। सिस्टम कर्व कौन सा, ये वाला, और स्टैटिक प्रेशर कर्व कौन सा, ये वाला, या फैन कर्व। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है किसका, स्टैटिक प्रेशर कर्व और सिस्टम कर्व का, वो डिफाइन करता है क्या, फैन की ऑपरेटिंग कंडीशन। किसी पर्टिकुलर कंडीशन में फैन चल रहा है तो अपने को इस कर्व से मालूम चलेगा कि फैन क्या है, इस कंडीशन पे चल रहा है, उस पर्टिकुलर स्टैटिक रेजिस्टेंस के लिए और स्टैटिक प्रेशर के लिए। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया आपका, ऑपरेटिंग पॉइंट। अब अपने को चाहिए कि इस ऑपरेटिंग पॉइंट पे कितना हॉर्स पावर अपने को फैन को देना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, जो भी ऑपरेटिंग पॉइंट रहेगा वहां से एक वर्टिकल लाइन प्रोजेक्ट करनी है। कहाँ पे, वर्टिकल लाइन प्रोजेक्ट करनी है अपने को। अपन क्या ढूंढ रहे हैं, ब्रेक हॉर्स पावर। तो ब्रेक हॉर्स पावर वाले कर्व में एक वर्टिकल लाइन प्रोजेक्ट करनी है।
तो वर्टिकल लाइन प्रोजेक्ट करने के बाद जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा हॉर्स पावर वाले कर्व को, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपने को खींचनी है जो कि ब्रेक पावर की एक्सिस को कट करेगा, और ये अपने को रिक्वायर्ड पावर हो गई क्या, इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग कंडीशन की, क्या हो गई, रिक्वायर्ड पावर फॉर द पर्टिकुलर ऑपरेटिंग कंडीशन। तो इफिशिएंसी कर्व भी अपन लोग इस तरह से प्लॉट है तो इफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपने को देखना है कि अगर एयर फ्लो चेंज होता है, एयर फ्लो चेंज होता है, मास फ्लो रेट कम या ज्यादा होता है, तो पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है और बाकी पैरामीटर्स में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन लोग सपोज करते हैं एक दूसरा ग्राफ बनाते हैं। ये यहाँ पे प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर, यहां पे ये Q। तो स्टैटिक प्रेशर डैश डैश लाइन से शो करेंगे, सिस्टम रेजिस्टेंस कर्व डैश डैश लाइन से, और जो स्टैटिक प्रेशर कर्व रहेगा फैन कर्व, वो अलग अलग स्पीड के लिए अलग अलग प्लॉट आएगा उसका। जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया कि स्पीड चेंज करेंगे तो ये जो कर्व है इसका शेप और जो इसका कटिंग पॉइंट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि पहला N1 स्पीड के लिए कटिंग पॉइंट ये है, N1 स्पीड में चलाएंगे तो ये। अब N2 स्पीड में यदि फैन चलेगा तो उसके लिए क्या हो गया, फैन कर्व या स्टैटिक प्रेशर कर्व, ये N2 स्पीड के लिए हो गया, जहां पे N1 इज ग्रेटर देन N2 है। ठीक, और दो परफॉर्मेंस सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम कर्व्स भी अपन लोग देखते हैं। ये सिस्टम कर्व 1 और ये सिस्टम कर्व 2। अब समझने वाली बात यह है कि जहां पे मान लीजिए फैन अपना क्या N1 स्पीड पे रन कर रहा है, N1 स्पीड पे रन कर रहा है, और उसका जो सिस्टम प्रेशर है वो अभी सिस्टम कर्व कौन सा है, सिस्टम रेजिस्टेंस जो है वो ये है, ये वाला, इस वाले सिस्टम रेजिस्टेंस कर्व को फॉलो कर रहा है। तो जहां पे फैन कर्व और सिस्टम रेजिस्टेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वो अपने को क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग कंडीशन। सपोज करिए इस वाले पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए पॉइंट पे, तो ये ऑपरेटिंग कंडीशन हो गया। तो मतलब इस पॉइंट पे वो क्या हुई, इतनी Q1 डिलीवर कर रहा है, और इस पॉइंट पे प्रेशर रिक्वायर्ड कितनी है, P1 प्रेशर रिक्वायर्ड है। ठीक है, ऑपरेटिंग कंडीशन ए फॉर अ पर्टिकुलर फैन वर्किंग विद स्पीड N1, और उसका सिस्टम जो रेजिस्टेंस है वो इस चार्ट को फॉलो कर रहा है, तो उसका ऑपरेटिंग कंडीशन ये होगा जिसमें वो Q1 एयर को डिलीवर करेगा और इतने प्रेशर के अगेंस्ट काम करेगा, इतने रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। अपने को ये चेक करना है ना कि मास फ्लो रेट बढ़ाने या घटाने से कि फैन की ऑपरेटिंग कंडीशंस में क्या क्या फर्क पड़ता है। तो सपोज करिए अपन लोग मास फ्लो रेट कम करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं, Q1 से, यहाँ पे Q1 है, अपन लोग चाहते हैं मास फ्लो रेट अपना क्या हो जाए, Q2 हो जाए। तो Q1 से Q2 मास फ्लो रेट अपने को कम चाहिए, तो अपन मास फ्लो रेट कम करने के लिए दो मेथड है। पहला क्या करो, उसका रेजिस्टेंस बढ़ा दो, फैन के आगे रेजिस्टेंस लगा दो कुछ, तो मास फ्लो रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ा दिए तो पहले सिस्टम रेजिस्टेंस कितना था, SC1 इज लेस देन SC2, सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक। पहले सिस्टम रेजिस्टेंस कम था तो ये वाला सिस्टम कर्व आया, अब सिस्टम रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो ये वाला कर्व आया। अपन ने मास फ्लो रेट कम किया, कैसे कम किया, फैन का सिस्टम रेजिस्टेंस बढ़ा के, तो अपने को ये वाला कर्व मिला। तो सिस्टम रेजिस्टेंस बढ़ा तो मास फ्लो रेट क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो अब जो फैन है वो कहां पे जाएगा, इसका वर्किंग कंडीशन क्या हो गई अपने पास, ये वाली, और स्पीड भी कम हुई, वर्किंग कंडीशन कम हुई। पहले अपन ने क्या किया, सेम स्पीड पे रखा, उसी स्पीड में अपन ने क्या किया, N1 स्पीड पे ही चल रहा है, मास फ्लो रेट अपन ने कम करना है तो रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। तो अब वो क्या करेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व कौन सा ऑपरेटिंग पॉइंट हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग पॉइंट ये हो गया। तो ये क्या किया अपना, कम मास फ्लो रेट अपने को डिलीवर हो गया। क्लियर हुआ। अभी अपन ने स्पीड में कोई छेड़छाड़ी नहीं करी है, सपोज ध्यान दीजिए, अपने को चाहते हैं कि मास फ्लो रेट कम हो,
मास फ्लो रेट पहले Q1 मिला था अपने को, मास फ्लो रेट हम चाहते हैं कम हो। मास फ्लो रेट घटाने के अपने पास दो मेथड है। पहला मेथड क्या है, सिस्टम रेजिस्टेंस बढ़ा दो। सिस्टम रेजिस्टेंस बढ़ाए तो सिस्टम कर्व अपने को ये मिला, स्पीड अपनी कांस्टेंट रखे। तो जब जहाँ पे न्यू सिस्टम कर्व है और जो ओल्ड वाला फैन कर्व है जहाँ पे एक इंटरसेक्ट करेंगे, वो अपने को क्या मिल जाएगा, न्यू ऑपरेटिंग कंडीशन दैट इज बी। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं मास फ्लो रेट ऑलरेडी कम हो चुका है, और इस पॉइंट पे लेकिन अपने को देखने मिल रहा है कि प्रेशर जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, अपना जो रिक्वायर्ड प्रेशर था इज ग्रेटर फॉर एनी गिवन प्रेशर। तो जो रिक्वायर्ड प्रेशर चाहिए अपने को वो बढ़ गया। अब फैन अब जो है बी कंडीशन पे वर्क करेगा विथ रिड्यूस मास फ्लो रेट ऑफ Q2 एंड हायर प्रेशर P2। ये तो पहला मेथड हो गया, सिस्टम रेजिस्टेंस बढ़ा के अपन लोग मास फ्लो रेट कम किए। दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है कि अपन लोग स्पीड कम कर दें। स्पीड को क्या करें, फैन की स्पीड कर दें, कम कर दें, और स्पीड कम कर दें, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो सेम रखें। तो स्पीड कम कर दिए और रेजिस्टेंस कितना रखे अपन लोग, SC1 सेम रखे। तो स्पीड कम कर दिए और रेजिस्टेंस यही रखे, तो अपने को क्या मिला, ये वाला ऑपरेटिंग पॉइंट मिला C। तो इस वाले ऑपरेटिंग पॉइंट से अपन लोग देख रहे हैं कि मास फ्लो रेट अब Q3 हो गया और प्रेशर कितना है, P3। तो अपन लोग देख रहे हैं कि मास फ्लो रेट इसमें और कम हो गया, साथ ही साथ क्या हुआ, प्रेशर जो रिक्वायर्ड प्रेशर था जिसके अगेंस्ट अपने को काम करना था वो भी कम हो गया। तो कौन सा ज्यादा अच्छा है मास फ्लो रेट कम करने के लिए, रेजिस्टेंस बढ़ाओ या स्पीड कम कर दो? जाहिर सी बात है स्पीड कम कर दो। क्यों? क्योंकि स्पीड कम करने से अपने जिस प्रेशर के अगेंस्ट काम करना था वो प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया। लोअर प्रेशर में अपने को काम करना पड़ रहा है। सो द सेकेंड मेथड इज मोर एफिशिएंट फॉर रिड्यूसिंग द मास फ्लो रेट फॉर अ गिवन फैन। इस तरह से अपन लोग इस प्रॉपर्टीज को वेरी करके फैन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को चेंज करने से बाकी चीजों पे क्या असर पड़ेगा। यही पर्पज है पर्टिकुलर स्टैटिक फैन कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स का। ये कर्व्स जनरली मैन्युफैक्चरर डिसाइड करते हैं, जो कि अपने को ड्यूरिंग द वर्किंग इस्तेमाल हो सकते हैं। तो सेकंड वाले में क्या होगा, अगर लेस प्रेशर में काम करना होगा तो एनर्जी जो लगेगी, पावर जो लगेगी वो कम लगेगी। चाहे तो आप इसमें पावर कर्व भी देखेंगे, तो पावर कर्व कैसा जाता है, ऐसा जाता है। इस वाले में पावर कितनी हो रही है अपनी, इतनी, और इस वाले में कितनी हो रही है, इतनी। ये पावर अपनी क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पे पावर रहेगा तो क्लियर। आई होप फैन कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।